जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे निवास स्थान एवं कर दायित्व चैप्टर का 20वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें निवास स्थान एवं कर दायित्व उसमें भी दोनों चीज को गणना करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मेरे बुक में 69 नंबर पेज है, आपके बुक में कुछ 66 या 67 8 कुछ होगा वहां पे। तो क्वेश्चन में क्या दिए हैं हम जल्दी पढ़ते हैं इसको। अदिति 10 दिसंबर 2015 को प्रथम बार भारत के बाहर जापान गई। वे जापान से 1 अप्रैल 2017 को भारत में लौटे। ठीक है। 15 अक्टूबर 2019 को वे अमेरिका गए तथा 1 अप्रैल 2020 को भारत लौटे। गत वर्ष 2021-22 में वे भारत में 62 दिन थी। ये जो हमारा 2 या 3 लाइन दिया है, यानी कि 2 या 3 बार आना जाना किया है विदेश से, तो मतलब अदिति भारतीय व्यक्ति हैं। वो भारत से बाहर पहली बार कब गया? जापान में 2015 में 10 दिसंबर को। फिर वहां से जापान से 1 अप्रैल 2017 को वापस आ गया। फिर 15 अक्टूबर 2019 को फिर गया अमेरिका में। 1 अप्रैल 2020 को भारत में फिर लौट के आया। और गत वर्ष 2021-22 में भारत में वो 62 दिन थी। तो इतना दिया है, इससे हमें उसकी निवास स्थान की गणना करना है। और नीचे जितना सारे इनकम दिया है, क्या उस इनकम पर भारत देश में टैक्स देगा कि नहीं देगा? साधारण निवासी के स्थान मतलब जो हम यहाँ पे उसकी गिनेंगे, उसकी निवास की स्थिति हम गणना करेंगे। उसकी निवासी स्थिति क्या होता है, उसकी निवासीय स्थिति क्या होती है? साधारण निवासी हो जाता है, असाधारण निवासी होते हैं कि अनिवासी होता है? क्या सिद्ध होता है, पहले हम वो निकालेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वो जैसे वो निकल जाएगा साधारण, असाधारण या फिर अनिवासी, कोई भी एक सिलेक्ट होगा वहां पे, क्योंकि निवास स्थान की गणना करेंगे तो कोई एक ही सिलेक्ट होगा उसमें से। उसके बाद जितना सारा इनकम वो दिखाए यहाँ पे, उसमें से कौन सा इनकम उसमें टैक्स लगाना है उसमें, और कौन सा इनकम पर टैक्स नहीं लगाना है, इस चीज की गणना करेंगे। ठीक है। तो एक तो शकल कुलाई की गणना करेंगे जो कर दायित्व के अंतर्गत करना है, और अभी सबसे पहले हम लोग उसका निवास स्थान की गणना करेंगे कि वो भारत में निवासी हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो हमारे भारत देश की जो शर्तें हैं उसको पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उसका पालन पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है, सारी चीज को चेक करेंगे एक एक करके। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला कि अदिति, सबसे पहले हेडलाइन डाल लेते हैं यहाँ पे, अदिति की निवास स्थान की गणना। अदिति की निवास स्थान की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक है। न्यू बुक जैसे आएगा 23-24 यहाँ पे लिखना है, हेडलाइन में बस डेट चेंज कर देना है, और अगर नियम में कुछ चेंजेस होता है तो हम उसको देखेंगे, नहीं होता है तो इसी तरीके से बनाना है उसको। अब सबसे पहला हमें आधार शर्त को लिखना है यहाँ पे। आधार शर्तें 1 नंबर में हो जाएगा, गत वर्ष से पूर्व में, सॉरी इसमें गत वर्ष में रहना पड़ता है इसको, गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा। कम से कम 182 दिन भारत में उसका रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन एवं गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। यह है उसकी आधार शर्तें। इन आधार शर्तों को पूरा पालन करना चाहिए। उसके बाद इस आधार शर्त में दोनों है यहाँ पे, इन दोनों को ऑप्शन में रखा गया है, कोई भी एक उसको पूरा करना चाहिए कम से कम। जैसे वो कम से कम एक शर्त को पूरा कर देता है, उसके साथ साथ जो 2 अतिरिक्त शर्तें हैं उसको भी अगर पूरा कर देता है तो वो साधारण निवासी घोषित हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बी नंबर में, दूसरा नंबर में अतिरिक्त शर्तें
इसमें एक नंबर में दिया है गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा। दूसरा नंबर, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। ये कंडीशन उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन देखिए यहाँ पे, ये दोनों आधार शर्त है, इनमें से ऑप्शन है दोनों, कोई भी एक कर सकते हैं। तो कोई अगर एक कर दिया और इसके साथ साथ अतिरिक्त शर्तों को दोनों पूरा कर दिया, वो साधारण निवासी हो जाएगा। देखो इसका जो नोट्स है और जो डिटेल्स पूरा नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस में अपलोड हो गया है, उसमें आप देख लीजिए। और इस तरीके से अपने को पहले शर्तों को लिखना है, उसके बाद यहाँ से भरना स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें गत वर्ष को पता करना है, और जैसे ही हमें गत वर्ष का पता एक बार लग गया तो वो अपने आप निकल के आएगा कि वो साधारण निवासी है कि असाधारण निवासी है कि अनिवासी है। एकदम सरल है। तो टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लास में वहां पे अपलोड हो गए नियम को, वहां पे देख लो। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे इतना आसान लगेगा एक बार नियम को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये जो हमारा शर्त है, ये शर्त तो पूरा एकदम क्या उसको बोलते हैं, रामवान, पूरा रामवान इलाज है यहाँ पे ये शर्त। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गत वर्ष पता करेंगे। गत वर्ष देखो यहाँ पे गत वर्ष लिखा है कि गत वर्ष में उसको कितना दिन रहना पड़ेगा, 182 दिन भारत में उसको रहना है गत वर्ष में। क्या वो गत वर्ष में भारत में 182 दिन रह पाता है कि नहीं रह पाता है? सबसे पहला तो हमें गत वर्ष का ही पता लगाना है, इसीलिए क्वेश्चन में देखना है कि सबसे लास्ट बार भारत में कब आया। वो 2 बार, एक बार जापान गया, फिर आया, फिर अमेरिका गया, फिर आया, फिर कहीं और गया, फिर आया, मतलब 10 बार आना जाना किया। लास्ट टाइम भारत में कब आके रुक गया? ठीक है, सबसे हमें क्या देखना है कि सबसे लास्ट टाइम, एकदम लास्ट में कब भारत में आया, और क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया। क्वेश्चन और आगे कुछ नहीं बोला कि कहीं गया कि नहीं गया। तो लास्ट टाइम जब भी भारत आ जाएगा और आके रुक जाएगा, वही वर्ष उसके लिए गत वर्ष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो अदिति था वो गत वर्ष 2021-22 में वे भारत में सिर्फ 62 दिन थी। गत वर्ष 2021-22 दिया है, 21-22 दिया है, तो गत वर्ष किसको मानेंगे, 21 को मानेंगे हम लोग। ठीक है, एक को लेके चलते हैं यहाँ पे, हम दोनों को वित्तीय वर्ष को लेंगे ना तो गिनने में गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे। तो एक को लेके चलते हैं कि हमारा 21 यहाँ पे पिछला वाला गत वर्ष है। तो गत वर्ष हमारा क्या निकल रहा है यहाँ पे, 2021। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लास्ट में बोला है कि अदिति जो है कि गत वर्ष 2021-22 में सिर्फ 62 दिन भारत के अंदर थी। तो गत वर्ष में कितना दिन था वो तो खुद बोल दिया है, गिनने की कोई जरूरत नहीं है, गिनने की कोई जरूरत नहीं है। वो साफ साफ क्लियर से बोल दिया कि वो 62 दिन था गत वर्ष में। तो गत वर्ष में कितना दिन था, 62 दिन। अब 62 दिन अगर गत वर्ष में रहता तो ये वाला शब्द तो नहीं कर पाता है, ये वाला शब्द ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गत वर्ष में 182 दिन उसको रहना पड़ेगा। लेकिन ये कितना दिन रहता है यहाँ पे, मात्र 62 दिन रहता है, 182 दिन नहीं रह पा रहा है यहाँ पे, तो ये वाला शब्द उसको कैंसिल हो जाएगा। पहला शब्द उसका कैंसिल। अब आता है सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में गत वर्ष में नहीं, लेकिन गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रहे। ये गत वर्ष 2021 है हमारा, इससे पूर्व के 4 वर्षों में देखना पड़ेगा, 1 2 3 4। इन 4 वर्षों में ये 2020, 19, 18 और 17, इन 4 वर्षों में क्या वो भारत देश में 365 दिन रह पाता है कि नहीं रह पाता है? अगर भारत में वो पिछले 4 वर्षों में 365 दिन रह लेता है तो शर्त को कंप्लीट कर लेगा, और नहीं रह पाता है तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो देखना है कि अदिति कहां से स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2017 को भारत में लौटी, उससे पहले 15 में गया था। ठीक, भारत में आया कब, 10 दिसंबर 2015 को पहली बार जापान गया। 10 दिसंबर 2015 को पहली बार जापान गया, और जापान से कब भारत के लिए लौट आया, 17 में, 2017 में भारत में लौट के आया 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को भारत में दोबारा लौट के आया जापान से, और फिर कब गया, 15 अक्टूबर 2019, यानी कि 17 अप्रैल में आया,
18 पूरा रहा, 19 में वो भी अक्टूबर को 15 अक्टूबर 2019 को फिर जा रहा है अमेरिका में। तो पिछले 4 वर्षों में देखते हैं, यहाँ पे 2017 में वो अप्रैल को भारत में आया। यहाँ पर 2017 में अप्रैल में आया है, ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही बोल रहे हैं। 1 अप्रैल 2017 को भारत में लौटा है, फिर 15 अक्टूबर 2019 को फिर अमेरिका चले गया, मतलब बीच में 18 की बात नहीं बोले। तो हम वित्तीय वर्ष को अगर फॉलो करेंगे कि अप्रैल में 2017 में वो आया भारत में, तो अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, फिर 1 अप्रैल 2018 से देखो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 365 दिन, यहाँ पे पूरा 12 महीना। फिर 1 अप्रैल 2018 से और 2019 का कब निकल गया, दिसंबर को, अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को निकल गया। तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस अक्टूबर महीने तक पूरा 31 मार्च तक 2019 तक भारत में नहीं था। 1 अप्रैल देखो, इससे पहले 2015 में जापान गया था, सबसे पहली बार वो अदिति भारत का नागरिक है, जापान में गया, वहां से 2017 को फिर आ गया रिटर्न अप्रैल महीने में। तो 2017 अप्रैल महीना से लेकर 31 मार्च 2018 तक 365 दिन, यहाँ पे एक साल। 1 अप्रैल 2018 से 15 अक्टूबर 2018 तक भारत में था। अच्छा, 15 अक्टूबर 2019 बोला तो इस बार जाएगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, यहाँ पे भी 365 दिन। अब जो अक्टूबर बोला यहाँ पे 1 अप्रैल 2019, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे वो 15 अक्टूबर तक रहता है 2019 का, 2018 का नहीं, ठीक है, 2018 का नहीं, 2018 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक पूरा 365 दिन रहता है। फिर 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 15 अक्टूबर 2019 तक भारत में रहता है, फिर चला जाता है। और 2020 के बारे में कुछ बोला है क्या, 2020 में तथा 1 अप्रैल 2020 में वो भारत लौटी है। 2020 में 1 अप्रैल को, 2020 में 1 अप्रैल को भारत में लौटी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 महीने यहाँ पे, और 2020 में अप्रैल में लौटा है, और 31 मार्च 2021 तक पूरा 365 दिन, 365 दिन 2020-21 में। और जो 21-22 था वो 21-22 तो हमारे गत वर्ष में आ जा रहा है, ठीक है, 21-22 हमारे गत वर्ष में आ जा रहा है। 20-21 365 दिन यहाँ पे। 2019-20 में जो था वो 6 महीने भारत में था, क्योंकि अप्रैल से लेकर के 15 अक्टूबर तक, और बाकी बाहर में था। 2018-19 अप्रैल 2018 31 मार्च 2019 तक 365 दिन भारत के अंदर था। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 में भी 365 दिन यहाँ पे था। तो कुल अब यहाँ पे देखेंगे 6 महीना, अप्रैल में 30 दिन, अप्रैल, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, और अक्टूबर का 15 दिन, अक्टूबर का 15 तारीख तक। तो यहां से यहां तक कितना दिन हुआ ये चीज हमें गिनना पड़ेगा, कितना दिन भारत में था। 1 2 3 4 5 6 महीने, पूरा 6 महीने कंप्लीट, और 15 दिन और अक्टूबर का, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर, ठीक है, यहाँ पे 6 महीने पूरा कंप्लीट है, और 15 दिन अक्टूबर महीने का, अक्टूबर को 15 तारीख को भारत में आ रहा है, वो लौट रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला 30 दिन, फिर 31 दिन, फिर 30 दिन, फिर 31 दिन, फिर 31 दिन, फिर 30 दिन, और फिर 15 दिन। तो कुल मिला के 198 दिन ये यहाँ पे रहता है। 6 महीना 15 दिन मतलब 198 दिन, 198। और 2020 का अप्रैल में आया है, 31 मार्च 2021
21 तक नहीं गया। फिर 2021 और 22 में सिर्फ 62 दिन भारत में वो था गत वर्ष में। तो गत वर्ष का बात अलग हो गया, उसको छोड़ो, हम लोग गत वर्ष से पूर्व के देख रहे हैं 4 वर्षों में। तो ये अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 365 दिन, अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक 365 दिन, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 15 अक्टूबर 2019 तक के 198 दिन, और 2020-21 में अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के 365 दिन यहाँ पे और है। तो कुल मिला के वो अगर हम देखेंगे कि पिछले 4 वर्षों में 365 दिन रहना पड़ता है, लेकिन वो पिछले 4 वर्षों में 365 दिन से बहुत ज्यादा रह गया। यहाँ पे 365, यहाँ पे 365, यहाँ पे 365, तो 300, 600, 900, 1000, 1000 से भी ज्यादा रह गया यहाँ पे। ये 1293 दिन रह गया टोटल अगर देखेंगे 1293 दिन रह रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1293 दिन यहाँ पे रह रहा है। कब? गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कितना रहना था? 365 दिन, रहा कितना? 1293 दिन। इसका मतलब ये टुकड़ा कंप्लीट। और गत वर्ष में कितना रहना चाहिए उसको? गत वर्ष में उसको 60 दिन रहना चाहिए, और गत वर्ष में उसको कितना दिन रह गया? 21-22 में 62 दिन रह गया, मतलब ये वाला शर्त पूरा। सेकंड नंबर में एकदम पूरा फुली कंप्लीट कर रहा है, सेकंड नंबर में कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये जो गिनने का प्रोसेस है ये भारी झमेला का है। जो इसको एक बार समझ गया वो समझ गया, और जो नहीं समझता है ना वो पूरा साल भर निकल जाता, समझ नहीं पाता है। एक यहाँ पे निवास स्थान में, एक दूसरा आता है मकान संपत्ति चैप्टर में, जब हमें रेंट पर ब्याज की गणना करना पड़ता है। ये भारी झमेला वाला काम है, ठीक है। तो ये चीज को गिनना सीखना है इसको, और इसके बाद हम अतिरिक्त शर्तों को देखेंगे। उससे पहले इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। देख लो इसको, डाउट है तो ठीक है, नहीं है तो अब आगे बढ़ेंगे। अभी अब डाउट है तो कमेंट करो कि यहां पे डाउट है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि वो अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आदर्श शर्त था ये ऑप्शन में है। दोनों में से कम एक करना चाहिए, वो सेकंड नंबर को पूरा किया लेकिन फर्स्ट नंबर को नहीं कर पाया, ठीक है। कम से कम एक करना चाहिए, वो कर दिया। अब इसके साथ साथ अतिरिक्त शर्तों के दोनों को दोनों अगर पूरा कर देता है तो भारत में साधारण निवासी बन जाएगा। अगर दोनों नहीं कर पाता, एक करता है तो असाधारण बन जाएगा, और अगर एक भी नहीं कर पाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असाधारण बन जाएगा, क्योंकि एक आधार शर्त को यहाँ पे पूरा कर रहा है। अनिवासी तो नहीं बन सकता हम लोग, अनिवासी किसी भी हाल में घोषित नहीं हो सकता, क्योंकि आधार शर्त का एक कर दिया। अगर आधार शर्त का एक भी नहीं करता तब वो अनिवासी हो जाता, लेकिन एक कर दिया। अब नीचे देखना है अतिरिक्त शर्तों में से कितना करता है। अगर एक करता है तो ऊपर में आधार शर्त का एक किया, अतिरिक्त शर्त का भी। अगर एक करता है तो असाधारण हो जाएगा, और दोनों करता है तो ये साधारण निवासी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो चांसेस हैं साधारण निवासी का है और असाधारण निवासी का है। अनिवासी का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आधार शर्त का कंप्लीट वो पहले से कर चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि अतिरिक्त शर्त का एक करता है कि दोनों करता है पूरा, वो देखेंगे। अगर दोनों कर दिया तो बढ़िया, एक किया तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो अब हम इसको गिनेंगे कि वो पिछले 10 सालों में और पिछले 7 सालों में क्या वो 2 वर्ष या 730 दिन रह पाता है कि नहीं रह पाता है। तो हम सबसे पहले उसके लिए टारगेट बनाएंगे। यहाँ पे गत वर्ष हमारा 2021-22, ठीक है। इससे पूर्व के 10 वर्ष का अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12। ये हमारा 10 वर्ष का टारगेट है, ठीक है। ये हमारा 10 वर्ष का टारगेट है। क्या अब हमें चेक करना है क्या वो इन 10 वर्षों में कुल मिला के 2 वर्ष रह पाता है कि नहीं रह पाता है, क्योंकि ये जो हमारा अतिरिक्त शर्त है इसमें गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में उसको रहना पड़ेगा,
ठीक है, ओनली 2 वर्ष। तो 10 साल का टारगेट है, अगर वो इस 10 साल में कुल मिला के 2 वर्ष भारत में रह लेते हैं तो ये वाला शर्त कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा हमें गिनना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत सारे लोग डाउट रहता है जो हमारा नियम है उसी में, कि जो 2 साल रहना पड़ेगा, जैसे आपने 2011-12 में आया और 12-13 में आया, कहीं दोनों साल में कंटिन्यू 2 साल रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे 3 महीना, यहाँ पे 1 हफ्ता, फिर यहाँ पे 2 महीना, फिर यहाँ पे 6 महीना, 8 महीना, मतलब कुल मिला के कहीं भी कभी भी कुछ भी रह सकता है। इस साल आया 2 साल, मतलब 2 महीने यहाँ पे रह गया, फिर यहाँ पे आया 1 महीने रहा, फिर यहाँ पे 3 महीना, फिर यहाँ पे 15 दिन, फिर यहाँ पे 1 हफ्ता, फिर यहाँ पे 3 महीना, ऐसे करते हुए कहीं कोई भी महीना में कितना भी दिन रह सकता है, उसकी मर्जी है। अब जब वो व्यक्ति विदेश से भारत में आता है तो वो कोई भी, मतलब जो 10 वर्ष है, 10 वर्ष के टारगेट में कोई भी वर्ष में कितना भी महीना वो रह सकता है, लेकिन कुल मिला के 2 वर्ष उसका होना चाहिए। अब एक चीज और है कि जब वो भारत में आता है तो जिस स्थान में पहले आया था दूसरे बार भी उसी स्थान में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी शहर में, कोई भी घर में वो रह सकता है, लेकिन भारत के अंदर उसका रहना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बात को जानना है। अब यहाँ पे पिछले 10 वर्षों में देखेंगे, सबसे पहली बार वो 2015 में, कब? 2015 का दिसंबर 2015, मतलब 14-15 यहाँ पे, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 बीच में दिसंबर, यहाँ नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 2015 अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2015 यहाँ पे निकला। हाँ ठीक, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से गिन है, देखो अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, ये हमारा वित्तीय वर्ष है। अब अप्रैल 2015 को पहली बार वो भारत से बाहर गया, उससे पहले भारत में 365 दिन यहाँ पे था, 365 दिन यहाँ पे था, 365 दिन यहाँ पे था, 365 दिन यहाँ पे भी था। उसको 2 साल रहना है, वो कितना साल रह दिया जाने से पहले, ये हमारा 10 वर्ष का टारगेट है। और यहाँ पे वो भारत से बाहर गया था 2015-16 में, दिसंबर 2015 को गया था, तो उससे पहले 4 वर्ष यहीं पे कंप्लीट कर दिया। 2 वर्ष क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 वर्ष से ज्यादा 2 ही पे रह दिया। और अगर यहाँ की बात देखेंगे, 2015-16 में गया है वो, उसके बाद आया कब था? 1 अप्रैल 2017 को, 17 को यहाँ पे आया, मतलब ये जो 16-17 ये कहाँ था? भारत के बाहर था। 2015-16 में गया और 16-17 दोनों भारत के बाहर था, लेकिन आया कितना? अप्रैल 2017 में आया था। तो यहाँ पे अप्रैल 2017 से 2018 तक, 31 मार्च 2018 तक 365 दिन यहाँ का, फिर 2018-19 में यहाँ पे 365 दिन यहाँ का, फिर 19-20 में यहाँ पे 198 दिन जो पहले निकल चुके हैं, और 20-21 में 365 दिन, और यहाँ पे 0 दिन यहाँ पे भारत के बाहर था। और अप्रैल महीने में 15 दिसंबर को गया था, 10 दिसंबर 2015 को गया था, तो दिसंबर से पहले भारत में था। और मतलब 15 का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर का 15 दिन और, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना 15 दिन, 8 माह 15 दिन। यहाँ पे 2015-16 में कितना था? 8 महीना और 15 दिन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे 8 महीना में और 15 दिन में टोटल कितना दिन होता है? 8 महीने 15 दिन। वो गिनने की जरूरत नहीं, गिन सकते हो कि इस महीने में 30 दिन, उस महीने में 31 दिन, फिर उसमें 28 दिन, फिर 31 दिन, ऐसा करके गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 365, 198, फिर 365, 365, फिर 365, 365, कितना सारा दिन यहाँ पे रह गया। उसको सिर्फ 2 वर्ष रहना चाहिए था, 730 दिन, वो तो यहाँ पे हजारों दिन रह गया। ये वाला शर्त उसको कंप्लीट हो गया। दूसरा शर्त कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन 2 वर्ष रहना चाहिए। गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्ष, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक। क्या वो यहाँ तक रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है? बिल्कुल रह पा रहा है। यहाँ पे 365, 198, फिर 365, 365, फिर यहाँ पे 365, और यहाँ पे 8 महीना 15 दिन और यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 वर्ष से ज्यादा रह गया, 730 दिन। 730 दिन मतलब 2 वर्ष, 365 365 दोनों को मिला के 730 दिन होता है। तो 10 वर्षों में भी 2 वर्ष रह रहा है, 7 वर्षों में भी
2 वर्ष रह रहा है। इसका मतलब क्या घोषित हुआ कि जो व्यक्ति आधार शर्तों का कम से कम एक शर्त को पूरा किया और उसके साथ साथ अतिरिक्त शर्त के दोनों को पूरा किया। तो ये क्या साबित हुआ, ये जो अदिति था ये भारत में साधारण निवासी घोषित हुआ। ठीक है, साधारण निवासी घोषित हुआ क्योंकि कम से कम एक शर्त पूरा करना चाहिए आधार शर्त का, अतिरिक्त शर्त का, दोनों को पूरा करना चाहिए तो साधारण निवासी बन जाता है। साधारण निवासी बन भी गया है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो भी पूछो। ठीक है, नहीं है तो भी बताओ। अब हम आगे बढ़ेंगे कि निवास स्थान की गणना तो हो गया, हम उसको पूरा गिन के साबित कर दिए कि अदिति साधारण निवासी भारत में। अब साधारण निवासी की दशा में वो भारत में किस किस आय पर टैक्स देगा उसी को निकालना है, उसकी कुल आय शकल कुल आय की गणना हम करेंगे अभी। इसके लिए आगे क्वेश्चन को देखना है। तो अगर यहाँ तक समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो पूछो कहाँ समझ नहीं आया। बाद में जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और नियम के लिए एसएससी कॉमर्स क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जल्दी से, और पता चलेगा वहां पे सब कुछ। तो यहाँ तक अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अभी इसको पूरा मिटाना है, उसके बाद हम उसकी शकल कुल आय की गणना करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सब लोग इसका। ओके, तो चलिए अब हम लोग उसकी शकल कुल आय की गणना करते हैं अदिति की, और देखते हैं कि उसका शकल कुल आय कितना निकालते हैं। ठीक है, कमेंट करते रहना जिसको समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए नियम को पढ़ना जरूरी है, जो आपको पीडीएफ या फिर फोटो मिलेगा टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस में, और हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर में गूगल में सब जगह मिल जाएगा, एसएससी कॉमर्स क्लासेस ऐप। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि अदिति की शकल कुल आय क्या निकल के आता है। वो क्या घोषित हुआ हमारे भारत देश में, एक साधारण निवासी घोषित हुआ। अब वो किसने आय पर और किस आय पर टैक्स देगा उसकी शकल कुल आय की हम गणना करेंगे। तो यहाँ पे अदिति की निवास स्थान की गणना हो चुका है। अब हम हेडलाइन में क्या डालेंगे, उसकी शकल कुल आय, शकल कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए हेडलाइन कुछ इस तरीके से डालना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। अदिति क्या क्या इनकम को शो किया है। सबसे पहला गत अब दिया है कि संपत्ति की बिक्री पर पूंजी लाभ, संपत्ति की बिक्री पर पूंजी लाभ 4,50,000 रुपए भारत में प्राप्त किया। संपत्ति जापान में है, पूंजी लाभ का 50% जापान में भेजा। देखो कितना ज्यादा घुमाया यहाँ पे। इस क्वेश्चन को कोई अगर स्टूडेंट पढ़ लिया उसका तो सिर फट जाएगा वहीं पे बैठे बैठे, कैसे कैसे बनाएगा वो। इसीलिए रोज क्लास को अटेंड करो, रोज जानो कि क्या हो रहा है नियम में, क्या हलचल हो रहा है इनकम टैक्स में, सब कुछ जानो तभी कुछ कर पाओगे। और नियम को तो अच्छे से याद रखना, प्रैक्टिस करो, नियम अपना इनकम टैक्स को थोड़ा टाइम दो। अब सबसे पहले बात बोल रहे संपत्ति की बिक्री पर पूंजी लाभ हुआ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ जिसको भारत में प्राप्त किया। अब मैं शुरू से बोलते हुए आ रहा हूं कि भारत में अगर कोई इनकम प्राप्त करते हैं हम लोग, कोई आय को प्राप्त करते हैं, तीनों ही केस में उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो, अनिवासी हो, कोई भी हो, तीनों ही केस में उसको टैक्स लगाना है, तीनों ही केस में उसको लिखना है। ठीक है, तो ये 4,50,000 रुपए का दीर्घकालीन पूंजी लाभ कमाया, वो भी भारत में प्राप्त किया इस पैसे को, तो तीनों ही केस में लिखना है इसको। और ये साधारण निवासी घोषित हुआ तो इसके कॉलम में इसको लिखा जाएगा। और उसके बाद 50% जापान में भेजा कि नहीं भेजा वो बात की बात है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसको 4,50,000 रुपए का दीर्घकालीन पूंजी जो कि भारत में प्राप्त किया, तो तीनों जगह उसको टैक्स लगाना है, बात खत्म है। नेक्स्ट, जापान में स्थित मकान संपत्ति से आय 2,52,000 रुपए। उसके बाद एक कहा हुआ है, जापान में एक घर था, मकान था, जिसका किराया प्राप्त करके वो 2,52,000 रुपए कमाया। उसका 50% भारत में प्राप्त किया, शेष वही बैंक में जमा किया। 2,52,000 का आधा 1,26,000 कुछ, 2,52,000 का आधा 1,26,000 रुपए।
तो 1,26,000 रुपए भारत में प्राप्त किया और 1,26,000 जो बच गया था शेष वो जापान में ही बैंक में जमा कर दिया। तो जो 1,26,000 भारत में प्राप्त किया तो तीनों कंडीशन में आएगा, और जो 1,26,000 वही बैंक में जमा कर दिया, अब वहां के लिए निवासी है तो साधारण निवासी में भी आएगा वो, यानी कि घूम फिर के वो 2,52,000 रुपए पूरा आ जाएगा साधारण निवासी वाला कॉलम में। ठीक है, जब देखते हैं बनाते समझ आएगा। अमेरिका स्थित व्यापार का लाभ 8,40,000 रुपए, यहाँ व्यापार भारत से नियंत्रित है, 2 जगह आता है। अमेरिकन कंपनी का लाभांश 2,50,000 रुपए, इसमें से 40% भारत में प्राप्त किया तथा शेष जापान में ही प्राप्त किया या वहां पे रह गया है। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा सरल है, इस क्वेश्चन को पढ़ के कोई स्टूडेंट नहीं समझेगा करना क्या है इसका, क्योंकि वो लोग इनकम टैक्स में तो न्यू होते हैं और ऊपर से प्रैक्टिस या फिर नियम नहीं पढ़ते, मतलब कंफर्म नहीं है, इस कारण से वो लोग इसको नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो पढ़ते हैं, जो नियम कानून को जानते हैं या शुरू से मतलब एक्सपर्ट है थोड़ा बहुत, वो आराम से बना लेंगे इस चीज को। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सरल है, समझने वाली बात यहाँ पे कि क्वेश्चन में वो घुमा फिरा के बोला है, लेकिन क्वेश्चन बनने में एकदम वही सरल वाला क्वेश्चन ही बनेगा, एकदम इतना सरल क्वेश्चन है यहाँ पे। लेकिन पढ़ने में और देखने में लगता है इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया है, ऐसा ऐसे घुमा के बोला है, वो ऐसा दिखने में है, मतलब जैसे दिखते है वैसा होता नहीं है, वो डायलॉग यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधारण निवासी। अदिति क्या हुआ था भारत देश में? साधारण निवासी घोषित हुआ था। विवरण हम मध्य लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब फर्स्ट नंबर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है? संपत्ति की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ 4,50,000 रुपए जो भारत में प्राप्त किया है, जिसमें से 50% जापान में भेजा। जापान में भेजा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। संपत्ति की बिक्री से दीर्घकालीन, इसको हम इंग्लिश में थोड़ा लिख देते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, जानिए दीर्घकालीन पूंजी लाभ भारत में प्राप्त किया और 50% जापान में भेजा। जापान में भेजे। देखो सेंटेंस को एक लाइन में हो, 2 लाइन में हो, आप लोग उसको पूरा सेंटेंस को लिखना, तभी जांच करने वाला भी अच्छे से जांच सकता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन बनाए तो सेंटेंस के हिसाब से वो चीज पता चलता है। तो सेंटेंस को एक लाइन में हो या 2 लाइन पूरा लिखना। मेरे यहाँ पे जगह नहीं था तो मैं लिख दिया आपको। ठीक है, फिर भी पूरा कितना रुपए? 4,50,000 रुपए भारत में प्राप्त किया है। तो तीनों ही केस में लग जाता है, चाहे साधारण हो, असाधारण हो या फिर अनिवासी हो, तीनों ही केस में लग जाता है जब भारत में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भारत में प्राप्त हुआ था और अदिति भारत में साधारण निवासी घोषित हुआ था, तो इसके कॉलम में वो चीज आ जाएगा साधारण निवासी में। दूसरा सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल है। जापान स्थित मकान संपत्ति से 2,52,000 रुपए 50% भारत में और शेष वहीं पे। जापान में स्थित मकान से आए 50% भारत में, शेष वही बैंक में जमा किया। अब यहां पे समझने वाली बात है। अब 2,52,000 रुपए यहां पे इसको समझते हैं। 2,52,000 रुपए टोटल कमाई हुआ एक घर से। वो घर कहां? जापान में है। जापान में एक घर था, उस घर के किराए से 2,52,000 रुपए कमाए गए हैं। इसका 50% जो 1,26,000 रुपए होता है, वो 1,26,000 कहां प्राप्त किया है? 50% भारत में। 50% भारत में और 50% जापान में ही रख लिया उसने। तो 2,52,000 कमाया उस घर के रेंट से और 50% भारत में प्राप्त किया। भारत में प्राप्त किया तो तीनों कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे आप आएगा वो चीज 1,26,000 और बचा जो है और 50%, 2,52,000 का पहला 50% 1,26,000 जो भारत में प्राप्त किया था, तीनों कंडीशन में आ जाता है ये चीज जब भारत में प्राप्त करते हैं। तो अदिति साधारण निवासी हो तो इसके कॉलम में भी आ जाएगा ये चीज। अब जो 2,52,000 का नेक्स्ट 15% है, सॉरी 50% है, 1,26,000 अलग से, और उसको कहां किया उसने? जापान में ही रख लिया। तो जापान में ही रख लिया, वहां के लिए वो निवासी है।
तो साधारण निवासी कॉलम में वो भी आ जाएगा। यानी कि 1,26,000 1,26,000 दोनों ही साधारण निवासी वाला कॉलम में आ रहा है। इसका मतलब 2,52,000 पूरा यहाँ पे आ रहा है। तो डायरेक्ट हम 2,52,000 को लिख सकते हैं या फिर अलग करके भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर हम अलग करके लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जापान स्थित मकान संपत्ति से आय 50% भारत में प्राप्त किया। भारत में प्राप्त किया तो 1,26,000 तीनों कॉलम में आ जाता है, इसमें भी आ जाएगा। शेष इसी का हम यहाँ पे पूरा सेंटेंस को लिखेंगे कि जापान में मकान संपत्ति से आय 50% भारत में, शेष 50% जापान में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा शेष 50% 1,26,000 जापान में रह जाएगा। यानी कि दोनों ही साधारण निवासी कॉलम में आ जाएगा। तो दोनों को प्लस करके हम एक ही सेंटेंस को मतलब दोनों सेंटेंस को मिला के यहाँ पे हम लिख सकते हैं जापान में स्थित मकान संपत्ति से 50% भारत में प्राप्त किया, शेष 50% जापान में रख लिया। ठीक है, शेष 50% जापान में रख लिया। दोनों सेंटेंस को हम एक साथ लिख के 1,26,000 दोनों को प्लस करके 2,52,000 रुपए हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। और अगर किसी को और डिटेल्स में दिखाना है तो ऐसा कर सकते हैं कि जापान स्थित मकान संपत्ति से है जिसका 50% भारत में प्राप्त किया, 2,52,000 का 50% आधा काटेंगे 1,26,000 दिखाना, बचा 50% 1,26,000 रुपए जो जापान में था, इसीलिए 1,26,000 साधारण निवासी कॉलम में और आ गया, ये नियम के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटेल्स कर सकते हैं, शॉर्टकट भी कर सकते हैं। 2,52,000 हम वहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तीसरा नंबर, अमेरिका स्थित व्यापार का लाभ 8,40,000 रुपए। यह व्यापार भारत से नियंत्रित है। अमेरिका में यूएस में व्यापार से आए कितना? 8,40,000 रुपए। यह व्यापार भारत से नियंत्रित है बोल रहे हैं। यह व्यापार भारत से नियंत्रित है, यही है झोल वाली बात। जब भारत से देखो कोई विदेशी व्यापार, कोई विदेश में व्यापार चल रहा है, वो व्यापार अगर हमारे भारत देश से कंट्रोल किया जा रहा है, वो दो केस में आता है, साधारण निवासी, असाधारण निवासी। ये चीज भी पहले से बोलते हुए आ रहा हूं मैं। ठीक है, तो 8,40,000 रुपए कमाया है, पूरा आ जाएगा 8,40,000 रुपए साधारण निवासी के कॉलम में। अगर असाधारण में रहता तो उसमें भी लिखते हम लोग, लेकिन अनिवासी में नहीं आता है। नेक्स्ट, अमेरिकन कंपनी का लाभांश 2,50,000 रुपए, इसमें से 40% भारत में प्राप्त किया, शेष जापान में। अब 6 नंबर, अमेरिकन कंपनी से लाभांश। अमेरिकन कंपनी से लाभांश कितना रुपए का? 2,50,000 रुपए का। इसका 40% भारत में प्राप्त किया, 40% भारत में प्राप्त किया। अब 2,50,000 का 40% कितना होता है? 2,50,000 का 40% आता है 1,00,000। 1,00,000 रुपए भारत में प्राप्त किया, तो ये तीनों केस में आ जाएगा, तो साधारण निवासी में भी आराम से आ जाएगा। बाकी जो 60% है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जापान में प्राप्त किया। ठीक, बोला है इसमें कि शेष जापान में, मतलब शेष जो 60% है, 60% को मेंशन नहीं किया, लेकिन इतना बोल दिया कि शेष जापान में है। तो शेष जापान में देखो, अमेरिका का आय है, अमेरिकन कंपनी से जो लाभांश इनकम हुआ है वो जापान में है शेष, यानी कि विदेश का विदेश में है, तो वहां के लिए वो निवासी हो जाएगा, वो साधारण निवासी वाला कॉलम में आ जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7 नंबर में कि अमेरिकन कंपनी का लाभांश 40% भारत में, शेष जापान में। शेष जापान में कितना शेष? 60%। तो 2,50,000 का 60%, 2,50,000 का 60% कितना हो जाएगा? 1,50,000 ही होना चाहिए, जितना बचा है वहां पे। 2,50,000 का 60%, 1,50,000, 1,50,000 हो गया इसका। देखिए, जो कटने फिटने का काम है ना, वो सब वर्किंग नोट में दिखाएंगे, सबसे बेहतर रहेगा वो चीज। और वर्किंग नोट में दिखाना भी चाहिए कि क्या प्रूफ है इसका। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसको टोटल करेंगे और देखेंगे कितना है।
4,50,000 है, 1,26,000 है, 1,35,000 है, 8,40,000, 1 लाख और देगा 4,50,000, 1,26,000, 1,26,000, 8,40,000 का है, 1.5 लाख और 1 लाख। यह है 17,92,000 रुपए का है, 17,92,000 का, 17,92,000 को उसके शक्कर बुला है। शक्कर कुल आया 17,92,000। तो इस तरीके से बनाना है इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर बचा है, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्वेश्चन में यही तक। इस वीडियो में अगर कुछ समझ नहीं आया कमेंट में पूछो। टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लास है तो उसको ज्वाइन करो, वहां पे नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, वहां पे चैट कर सकते हो, वहां पे पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं है तो पूछते रहना क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। इसके लिए और आपको बताया जाएगा। और ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में ही तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।